आप देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। हमास और इसराइल के बीच में पिछले 47 दिन से जो जंग चल रही थी, अब यह कहा जा सकता है कि वहां पर अंतरिम राहत मिलती हुई नजर आई है। 4 दिन का सीज फायर हो चुका है और हमास जो शर्त के एतबार से हमास की तरफ से जो 13 लोगों को छोड़ा जाना था वो छोड़ दिए गए हैं। उसी तरह से इसराइल की कस्टडी से इसराइल की जेलों में जो 39 यानी पहले फेज में जो 39 लोगों को छोड़ा जाना था उन्हें भी छोड़ दिया गया है। हालांकि सीज फायर लागू होने से पहले, यानी ये जो 4 दिन का सीज फायर था, इसके लागू होने से ठीक पहले इसराइल ने जबरदस्त तरीके से बमबारी की और उन तमाम इलाकों को यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 जो है हमले किए गए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की इसराइल की तरफ से कोशिश की गई है। जाहिर है कि जिस बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन का जो तमाम इलाका है, खासतौर से जो गजा का इलाका है, वहां पर जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसे देख करके दुनिया सकते में है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो इसराइल की तरफ से काम किया जा रहा है यह आतंकवाद की किस श्रेणी में लाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके की बमबारी, जिस तरीके से बच्चों को टारगेट किया जाना, जिस तरीके से महिलाओं को निशाना बनाना, रहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाना, अस्पतालों, मस्जिदों, स्कूलों को निशाना बनाया जाना और जो पनाह के कैंप थे उनको निशाना बना करके लोगों को मारा जाना, ये कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो सबसे घिनौनी तस्वीर हो सकती है, उस श्रेणी में इसको शामिल किया जाए तो ये किसी तरह से गलत नहीं होगा। हालांकि इस पूरी घटना पर पूरी दुनिया खामोश बैठी है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। सरकारें खामोश हैं लेकिन जनता इस वक्त सड़कों पर है और इसी का नतीजा है कि आज 4 दिन का जो एक सीज फायर का ये फैसला हुआ और सीज फायर किया गया है, ये उसी विरोध प्रदर्शन का नतीजा है। हालांकि खबर इस तरह की भी है कि सीज फायर को और ज्यादा बढ़ाया जाए, इस पे भी बातचीत चल रही है। इसराइल अपनी तरफ से ये कह रहा है कि जब तक कि हमास को हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक कि हम अपने इस मिशन को जारी रखेंगे, अपनी इस जंग को जो है हम जारी रखेंगे। हालांकि इसराइल और हमास के दरमियान, चूंकि हमास ने पहले ही जो है ये सीज फायर की बात की थी और अपने शर्तों को इनके सामने रखा था, लेकिन इसराइल ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि हम हमास से ऐसा बदला लेंगे कि जो भूले नहीं भुलाया जा सकता है। और यही वजह है कि इस तरह की बमबारी देखने को मिली है। हालांकि नौबत यह आई है कि अब इसराइल बातचीत के लिए मेज पर आया और यह नतीजा हुआ है कि सीज फायर दोनों के बीच में हो गया है। आज हम बात इसी मुद्दे पे करेंगे कि आखिर फिलिस्तीन और इसराइल का यह आखिर विवाद है क्या। क्योंकि बीच में यह कहा जा रहा है कि अब तो जोर शोर के साथ ये बात उठाई जा रही है कि दो नेशन होने चाहिए। हालांकि फिलिस्तीन एक मुल्क है, उसमें तमाम लोग पहले से रह रहे हैं और उसको जो है दो हिस्सों में बांटे जाने की बात कही जा रही है। ये कितना व्यवहारिक है कि दो हिस्सों में फिलिस्तीन को बांट करके एक हिस्सा इसराइल का और दूसरा फिलिस्तीन को दे दिया जाए। हालांकि 1967 की जंग के बाद जो है यही चीज हुई थी और ये कहा गया था कि एक हिस्सा जो इसराइल के पास है वो इसराइल को दिया जाए, दूसरा हिस्सा फिलिस्तीनियों के लिए किया गया था। लेकिन ये अमल में नहीं आ सका था और पिछले 75 सालों से बराबर ये जंग दोनों के बीच में चल रही है। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसे उसमें जो दुनिया का सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है मंच है, संयुक्त राष्ट्र, उसकी क्या अहमियत रह जाती है, उसका क्या महत्व है। आज ये तमाम अहम मुद्दे हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी साहब हैं, आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर हैं और गांधीयाई विचारधारा को लेकर के देश भर में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि हिंसा का रास्ता छोड़ो,
अहिंसा की बात करो, भारत भी इस बात पर जोर देता आया है। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लीग के। वो हमारे साथ हैं, मुस्लिम राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम सुलेमान साहब आप ही के पास आते हैं और आपसे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम आपसे समझना चाहें कि आखिर जो दो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है या वन नेशन की जो बात कही जा रही है, कितना व्यवहारिक आपकी नजर में लगता है? देखिए, दुनिया जो है वो प्रैग्मेटिक पहलू को देखती है। जो आज की स्थिति है, यथा स्थिति, वो है कि इसराइल एक एंटिटी है। बहरहाल जैसे भी कब्जा करके फलस्तीनियों की जमीन पर उनको बेदखल करके एक स्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल एंटिटी बन चुका है और वो दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्निकली पावरफुल कंट्री माना जाता रहा है 7 अक्टूबर के पहले तक। और यूएनओ की जो बात आपने की, यूएनओ का हालांकि जो कयाम अमल में आया था उसका मकसद ये नहीं था, लेकिन यूएनओ बैलेंस करता है पावरफुल और पावरलेस के बीच में। वही प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट देख करके वो रास्ता बनाता निकालता है। नहीं तो आपको लेकिन लगता है कि आज ये जो ये चीज बात यहां हुई है? आपको लगता है कि ये चीज यहां पर हुई है जिसकी वजह से आज हम शुरू बात कर रहे हैं? शुरू से हुई है। यूएनओ ने तमाम रेजोल्यूशंस पास किए 1967 के बाद, लगातार कई अकॉर्ड में इंटरवीन किया, अकॉर्ड से हुए। लेकिन आप सब जानते हैं कि अल फतेह के जरिए या उसके हेड्स के जरिए उसके से जो मामला हुआ, अकॉर्ड हुआ, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका क्योंकि कोई रेजिस्टेंस फलस्तीनियों की तरफ से पावरफुल नहीं था। वो बेचारे इंतजार करते रहे कि यूनिवर्सल कम्युनिटी जो है हमारे लिए इंसाफ के तकाजे पूरे कराएगी, हमारे साथ इंसाफ करवाने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखा जाए, हकीकत की दुनिया में अगर आकर देखा जाए, तो यूएनओ मिजरेबली फेल हुआ है इसराइल के मजालिम को रोक पाने में, इसराइल के मुख्तलिफ मौके में जो एकॉर्ड्स हुए फलस्तीनी अवाम के साथ अल फतेह के जरिए, उनको इम्प्लीमेंट कराने। 7 अक्टूबर के पहले, जैसा आपने खुद कहा कि 7 अक्टूबर के पहले लगातार फलस्तीनियों पर मजालिम हो रहे थे। एडोलसेंट बच्चों को जो अपने जाती डिग्निटी के लिए कभी रजिस्ट कर देते थे, किसी का हिजाब छीन लेने की कोशिश की गई तो फौजी के साथ रजिस्ट किया, उस पर 3 गोलियां मार दी गई, तकरीबन हलाक कर दिया गया और दुनिया खामोश तमाशा देख रही थी। जैसा आपने खुद कहा कि 350 लोग तकरीबन इसराइली जेलों में बंद है, विदाउट एनी चार्ज शीट, विदाउट एनी ट्रायल। प्रिवेंटिव डिसीजन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या है? सिविलाइज कहता है अपने आप को इसराइल, एडवांस कंट्री कहता है इसराइल, और उसके बाद उस कंट्री में जिस तरह इनोसेंट, हेल्पलेस फलस्तीनी बच्चे, बच्चियां, औरतें, बूढ़ों के साथ 75 साल तक मामला हुआ, वो दुनिया खामोश तमाशाई बन के देखती रही। हालांकि भारत की सरजमीन से भी इसके खिलाफ आवाजें उठी, नेहरू के जमाने से, महात्मा गांधी के जमाने से, और उसके बाद हमारे लीडर इब्राहिम सुलेमान सेठ और यासर अरफात का जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, शेख साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे, उसके जरिए भी पूरे मुल्क में मूवमेंट चला और हमने भी कोशिश की दुनिया का ओपिनियन बनाने की कि फलस्तीनियों के साथ इंसाफ हो, फलस्तीनियों का जो हक है अपने सॉवरेन स्टेट का, अपने आजाद मुल्क में सांस लेने का, वो कायम और दायम रहे। लेकिन हमारी वो मोबिलाइजेशन की तहरीक भी कामयाब नहीं हुई। तो आप देखिए, अगर तो ये जो हुआ ये मजबूरन हुआ। समटाइम ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जिस तरह हमारे महात्मा गांधी की तहरीक चल रही थी, मूवमेंट चल रहा था कॉलोनाइजर्स के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ,
वो मजालिम करती थी, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जेलों में ठूस देती थी, तमाम जुल्म करती थी। लेकिन एक सेक्शन खड़ा हुआ, भगत सिंह का सेक्शन खड़ा हुआ, अशफाकुल्ला का सेक्शन खड़ा, एक तबका खड़ा हुआ है जिसने वायलेंट रेजिस्टेंस किया। बहरहाल वो भारत की आजादी के बहादुर सिपाही थे, हम उनको बहादुर सिपाही मानते हैं, भले उनके तरीकेकार से तबाह करें या ना करें, लेकिन मुल्क की आजादी में उनकी कुर्बानियां, उनका तरीकेकार काफी हद तक योगदान उसका भारत का इतिहास मानता है। भारत की आजादी, लेकिन अब ये नजरिया, जो आजादी की एक सोच, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं जिस तरह की तमाम चीजें देखने में आई, और खास तौर से हमास संगठन जो अपनी जमीन को, अपने घर को, अपनी जान को बचाने, अपने फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए सामने आया, तो वहां टेररिस्ट उनको घोषित कर दिया जाता है। और जो लोग जबरन घुस रहे हैं, घरों को पे कब्जा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अमन और सलामती के आश्ती कहलाते हैं, और वो अमन के अलंबरदार बन जाते हैं। तो ये फर्क दिख रहा है साफ तौर पे। देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जी। भारत में, हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं। हमारे मीडिया हाउसेस के बहुत से वहां इसराइल के बेहेस्ट में, ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल कहिए, या हमारी गलत नीतियां जो बीच में हमारे देश के अंदर एक इस वक्त के रिजीम ने जो अख्तियार किया था, उसके जरिए इस तरह का एक एक प्रोपेगेंडा किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए। लेकिन सोशल मीडिया का जो बड़ा रोल हुआ वर्ल्ड ओपिनियन बनाने में, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा बताया कि जो फलस्तीन के हक के सपोर्टर्स हैं, इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, अमन के चाहने वाले यहूदी भाई हैं, उन्होंने नेतानियाहू के खिलाफ मूवमेंट चलाया, उन्होंने सड़कों में उतर के एहतजाज किया। ये कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया, ये तो सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला। ठीक है, पूरी हमारे दुनिया में साथ हुक्मरानों ने हमास को एक्सट्रीमिस्ट कहा, लेकिन पूरी दुनिया की आवाम ने, ग्लोबल सिनेरियो डेवलप हुआ कि आवाम ने उनको जंग आजादी का रहनुमा माना। और आज हमास को कंडम करने का सिलसिला बहुत से मुल्कों ने भी बंद कर दिया। आपने देखा हमारे मुल्क में भी एक चेंज आया, हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक रिसेंट चेंज आपने महसूस किया होगा। ये क्या है? ये अवाम का दबाव है, ये सोशल मीडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया या जो पपेट गवर्नमेंट्स या वो गवर्नमेंट जो जर्नलिस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया में जुल्म बर्बरियत का निजाम लागू रखना चाहते हैं या उसको कायम करना चाहते हैं, उन्होंने हमास के लड़ाकों को टेररिस्ट कहा। हम 7 अक्टूबर के उस एक्ट को कंप्लीटली इनडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि समटाइम ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और रेजिस्टेंस मूवमेंट में दुनिया में आप वियतनाम का रेजिस्टेंस मूवमेंट देख लीजिए, आप साउथ अफ्रीका का देख लीजिए, आप दुनिया के किसी मूवमेंट को, हमारे देश के आजादी के मूवमेंट को देख लीजिए, कहीं कहीं वायलेंट मूवमेंट बहुत हद तक कंट्रीब्यूटरी साबित होते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अमन मूवमेंट के साथ साथ। ठीक है। तो हमारे साथ नहीं, हमारे साथ क्योंकि त्रिपाठी साहब भी मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, सुलेमान साहब का मानना यह है कि कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि इस तरह के मूवमेंट की जरूरत होती है, लेकिन इस फर्क को हमें समझना चाहिए, क्योंकि आप गांधीयाई विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भारत अहिंसा की बात दुनिया में जोर शोर के साथ करता आया है, हालांकि उसकी पॉलिसी आज भी है, और यही भारत की अपनी एक पहचान है, जो तमाम लोगों को जोड़ करके, तमाम लोगों को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करती है। आपकी नजर से अगर हम समझें तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसा है कि इजराइल की हुकूमत और इजराइल के अवाम जुदा जुदा एंटिटीज हैं। उसी तरह फिलिस्तीन के अवाम और फिलिस्तीन के गाजा पट्टी वाले इलाके में जो हुकूमत है हमास की, हमास का एक पॉलिटिकल विंग है, उनका मिलिटेंट विंग है।
तो कोई भी किसी भी मुल्क में, धरती के किसी भी खित्ते में जो हुकूमत होती है वो जनता से जुदा होती है। हुकूमत जुल्म करती है। इजराइल की मिलिट्री ने, इजराइल की हुकूमत ने जुल्म किया, फिलिस्तीन मुल्क को छीन लिया, लेकिन हम उसके अवाम को कसूरवार नहीं ठहराते। कॉन्सिक्वेंटली जब अवाम पे हमला होता है तो हम उसको गलत मानते हैं। एग्जैक्टली वही चीज फिलिस्तीनी अवाम के साथ है। हमास ने अगर 7 अक्टूबर को इजराइल में जाके या गाजा पट्टी के ही कुछ इलाके में जो इजरायली एस्टेब्लिशमेंट खड़े कर दिए गए थे उनमें लोगों पे हमला किया, और वो हमला आत्मघाती हमला था, खुद मर गए। यानी अगर 1200 लोगों को या 1400 लोगों को इनने मारा तो 1400 खुद भी मर गए। ये कोई इनाम पाने के लिए नहीं गए थे, बिकने के लिए नहीं गए थे। तो उस बात को हालांकि मैं गलत मानता हूं, क्योंकि उसमें इजराइल के अवाम मर गए। अगर इजराइल की मिलिट्री पे हमला किया गया होता या उनके पुलिस पे हमला किया गया होता, उन पे भी हुआ तो वो कुछ मर गए, वो भी हुआ, लेकिन मिक्स था। लेकिन इधर क्या हुआ, 7 अक्टूबर के पहले आप कहते हैं कट ऑफ डाल दो, इसको मैं कहता हूं आधा तर्क, हाफ लॉजिक, कि आप 7 अक्टूबर के पहले जो जुल्म हुआ फिलिस्तीनी अवाम के ऊपर इजरायली हुकूमत और इजरायली आर्मी के द्वारा, और लगातार 75 वर्ष से चल रहा है, इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ इजराइल, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के जरिए कायम हुआ। तो अगर आप इसको कहेंगे साहब वो बदले की भावना से रिएक्शन हो रहा है, तो वो किसका रिएक्शन था? तो फिर हमास कहेगा ना कि हमने रिएक्ट किया। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्शन रिएक्शन का जो कायदा है उसको एक तरफ रख के हमें इस सवाल पे गौर करना चाहिए। सवाल क्या? सवाल ये कि इजरायली अवाम पर किसी भी तरीके का सशस्त्र हमला गलत है, उसी तरीके से फिलिस्तीनी अवाम का अन्न, पानी, दवा, बिजली काट कर उनको बिल्कुल बेसरकार बना के, बेहिफाजत बना के, उनके पास तो कम से कम परमाणु बम रखने वाली एक हुकूमत है, उनके पास तो बड़ी भारी मिलिट्री है, ना केवल मिलिट्री है, इतनी बड़ी ताकत है इजराइल कि हिंदुस्तान उनसे हथियार खरीदता है। तो यानी उन लोगों के लिए सुरक्षा है, उन लोगों के पास ऐसी हुकूमत है जो उनकी पढ़ाई लिखाई का, नौकरी वगैरह का इंतजाम करती है। और फिलिस्तीनी अवाम जिनका वो मुल्क था इजराइल, जिसको फिलिस्तीन कहते थे, वो मुल्क का नाम बदल दिया गया, अवाम दरबदर कर दिए गए, जहां जहां गए उन पे हमले किए गए। तो अब सवाल ये है कि हम हमास की फिक्र ना करें और इजराइल की मिलिट्री की फिक्र ना करें, उनके साथ क्या सलूक होता है वो जाने। असली फिक्र हमें अवाम की है, और अवाम के ऊपर ये जो जुल्म चल रहा है, इजराइल के अवाम के ऊपर जो जुल्म हुआ वो भी जुल्म है, लेकिन फिलिस्तीनी अवाम के ऊपर जो जुल्म चल रहा है पिछले 47 दिन से, वो जुल्म की इंतहा है। प्रोफेसर त्रिपाठी, ठीक है, वो जुल्म की इंतहा है, लेकिन एक चीज हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर इसराइली कानून को हम देखें तो इसराइल का यह कानून है कि वहां का हर नागरिक 3 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेता है, उसके लिए कंपलसरी है। तो कौन वहां पर सिविलियन रहा? हर आदमी तो आर्मी वाला हो गया। वहां के मुकाबले में और फिलिस्तीन के मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क आता है। वो एक फर्क है, आपने बताया, लेकिन ऐसा है कि जब हम नागरिकों की बात करते हैं तो 18 साल से छोटा कोई भी हो, लड़का चाहे लड़की, वो तो मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं लेता, वो तो आवाम ही है। और अगर आपके हमले में आपने 1400 लोगों को मारा, उसमें अगर मान लो 20 बच्चे भी मर गए, तो वो 20 बच्चे तो जिंदगी के हकदार थे, वो उनके ऊपर तो गलत जुल्म हुआ। इसलिए मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं करता, लेकिन इधर फिलिस्तीन के ऊपर क्या हुआ, इनके पास तो डिफेंस नाम की चीज नहीं है। हमास कहने को आत्मघाती हमले कर सकता है, लेकिन इजराइल के मुकाबले में तो उसकी हैसियत 1/1000 भी नहीं है। आर्मामेंट्स के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, दौलत के मामले में इजराइल का हर नागरिक अमेरिका में जाके बस सकता है, फिलिस्तीनी जाएंगे कहां?
लेकिन जब आप लेकिन बेसहारा आदमी का, लेकिन त्रिपाठी साहब, फिलिस्तीन में कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, कितना पिएगा, दवा कितनी लेगा, ये डिसाइड करने का अधिकार तो इजराइल ने अपने पास ही रखा है ना। तो इस तरह की वो चीजें गलत है देखने ना, को मिलेंगी। वो तो बहुत ही गलत है। जी वही तो कह रहा हूं मैं जी। कहता हूं कि इधर दो किस्म की एट्रोसिटी चल रही हैं। हम्म, आप हमला करके मारते हो और 20-22 लाख लोगों को आपने अन्न पानी बंद करके जो गिरफ्त में पकड़ रखा है, घेराबंदी कर रखी है, सीज कर रखा है, दहशत में डाल रखा है 47 दिन से। गांधी जी कहते थे कि किसी को एक बार में आपने मार दिया वो भी बुरी बात है, लेकिन किसी को तड़पा तड़पा के आपने 47 दिन में मारा, वो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अन्याय है। और फिर क्या किया आप जरा गौर करें। मैं इजरायली नागरिकों की जिंदगी की कद्र करता हूं और मुकम्मल कद्र करता हूं, लेकिन फिलिस्तीन अवाम के साथ क्या हुआ? इनका आपने हुकूमत छीन ली, वतन छीन लिया, हर तरीके से हेल्पलेस बना दिया, ना उनकी कोई सेना है ना कुछ है। और उसके ऊपर से आपने अन्न पानी बंद करके उनके लिए मारना चालू किया। और इस तरीके से मार रहे हो कि ये तो गए थे मारने तो कम से कम खुद मर गए, उनका तो एक आदमी नहीं मरता। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अवाम को गौर करने की जरूरत है। अगर इसराइल के तुलना में यहाँ 50 गुने ज्यादा अवाम मरते हैं तो हमारी फिक्र भी 50 गुनी ज्यादा इसराइल फिलिस्तीनी अवाम के लिए होनी चाहिए। हम इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया इस वक्त ताकतवर मुल्कों की जो जुनूनी बातें हैं, अमेरिका चाहे कर रहा हो चाहे कोई यूरोप का मुल्क कर रहा हो, वो बातें जुनूनी हैं कि साहब हम तो बदले ईंट का जवाब तोप से देंगे, ईंट का जवाब तोप से देंगे। यानी किसको कौन मार रहा है? जिन बच्चों का कत्ल हुआ इसराइल में वो तो नहीं मार रहे हैं फिलिस्तीनी बच्चों को, मार तो मिलिट्री रही है। इसलिए सवाल मसला ये है कि इस हिंसा की जो इंतहा चल रही है फिलिस्तीन अवाम के ऊपर, उसको रोका कैसे जाए? बड़ी ताकतें रोकने के हक में नहीं बल्कि खुश है इस बात से कि लड़ाई चल रही है। अब उनके ये बात हथियार बिक रहे हैं, उनके हथियार बिक रहे हैं। नहीं, हथियार बिकना तो एक हल्की चीज है। हाँ इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उससे पूरा पिछले 75 साल से पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा रहा है। जितने ऑयल रिच नेशन है उनके ऊपर इसराइल के जरिए इनडायरेक्टली अमेरिका का कब्जा है या पश्चिमी मुल्कों का कब्जा है। तो बेसिक चीज तो वो है। और आज ये आप जो 4 दिन का जो आपने सीज फायर की बात कही, थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन क्या है वो राहत? 15,000 लोग मर गए और दसियों हजार तड़प तड़प के मर रहे होंगे भूख प्यास की वजह से, दवा दारू की कमी की वजह से, उनका तो कोई हिसाब नहीं है। तो उसकी जगह आपने 200-300 लोगों को छोड़ दिया, वो लोग भी जो पता नहीं कितने अरसे से बंद थे, बेकसूर थे। तो छोटी सी राहत है, जैसे किसी कैंसर के मरीज को आपने उंगली में खून निकल पट्टी बांध दी, उस किस्म की राहत है। बिल्कुल, दरअसल एक छोटी सी राहत है। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो रोल प्ले करना चाहिए था दुनिया भर को, खास तौर से संयुक्त राष्ट्र को इस पूरे मामले में, वो अपने आप को बेबस असहाय सा फील कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संस्था तो बन गई थी यूनाइटेड नेशंस, लेकिन जब बड़े बड़े जुल्म हुए खामोश रही। वियतनाम की जंग हुई, 30 लाख लोग मर गए, कुछ नहीं किया। उधर वो बोस्निया का सवाल था, बोस्निया में भी 5 लाख से 8 लाख के दरमियान लोग मरे थे, कुछ नहीं किया यूनाइटेड नेशंस ने। रवांडा में हिंसा हुई, कुछ नहीं किया। कांगो में तमाशा हुआ, करीब 35 लाख लोग मर गए नस्ली हिंसा में वहां पे। तो क्या किया? इसलिए मैं क्या कहूं इनके लिए, लेकिन यूनाइटेड नेशंस एक बड़ी एक कागजी संस्था है, इनफेक्टिव है। बिल्कुल इनइफेक्टिव है। लेकिन सलमान साहब, आपसे अगर हम ये समझे कि भारत का जो तरीका था, खास तौर से आप देखें नैम उन्होंने बनाया, अहिंसा की बात भारत से जोरों शोर के साथ उठाई जाती रही है, और यही वजह है कि एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि भारत का एक अहम रोल इस पूरे मामले में हो सकता है।
चाहे वो फिलिस्तीन की जनता हो, इसराइल हो या अंतरराष्ट्रीय पूरी बिरादरी हो, वो बराबर भारत की तरफ निगाहें लगाए हुए देख रही है कि भारत का कदम क्या होता है। आपको लगता है कि भारत जो विश्व गुरु होने की बात करता है, एक तरह से इस पूरे मामले में अपने आप को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, न कुछ करते हुए? देखिए, इस 9.5 साल की भारत की हुकूमत अपने आप में इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, जिसे क्या कहेंगे कि विरोधाभास का शिकार। जो हमारी तारीखी एक पॉलिसी रही है, विदेश नीति रही है, अहिंसा के माध्यम से नॉन अलाइंड मूवमेंट के हम एक लीडर का रोल अदा करते रहे, और दुनिया के तमाम मामलों में हमारा एक रोल जो था इम्पार्शियल रोल रहा। हम कभी भी पक्षकार नहीं बने, हम न्याय अवाम के साथ रहे, इंसाफ के साथ रहे। लेकिन ये बात इधर 950 साल की हुकूमत में नजर नहीं आती। आप गौर कीजिए कि शुरू शुरू में हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो रिएक्शन आया, जो प्रतिक्रिया आई, वो हमारे देश की जो ऐतिहासिक विदेश नीति से उससे हटके आई। और उन्होंने 7 अक्टूबर की हिंसा की निंदा की। जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं, वो हिंसा थी, अवाम पे अटैक किया गया। लेकिन 75 साल में जो वहां के अवाम के साथ हुआ, जिसका तरफ इशारा किया त्रिपाठी जी ने, कि किस तरह उनकी बुनियादी हक को छीन लिया। 1948 के पहले के फलस्तीन को आप देखिए, एक विकसित देश था, उनका अपना हवाई अड्डा था, बंदरगाह थे, व्यापार था, तालीमी दरसगाहें थी, यूनिवर्सिटी थी। 48 के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो इसराइल ने किया, फलस्तीन को तबाह कर दिया, उसे ओपन जेल में बदल दिया। नौजवानों के सामने कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी कि वो आजादी की सांस ले सकेंगे। जैसा कि कहा गया अभी कि वो क्या खाएंगे, कितनी कैलोरीज लेंगे, ये फॉरेन मुल्क इसराइल तय करने लगा। इससे ज्यादा कैलोरीज इनको अलाउ नहीं की जाएंगी। एक तरह से वो पूरी फलस्तीन को गुलामी के जंजीरों में जकड़ रहे। फलस्तीन तड़प रहा था, बेचैन था। और जब कोई बेचैन होता है, किसी के घर में घुसकर हिंसा का सहारा लेकर, तशद्दुद का सहारा लेकर, उसके बुनियादी हुकूक से उसे महरूम कर दिया जाता है, जीने का हक छीन लिया जाता है, आजादी से सांस लेने का हक छीन लिया जाता है, तो ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल कि नौजवानों में एक रद्देबल पैदा होता है। ठीक है। तो मैं भारत की नीति में भी ये कहता हूं कि भारत के अंदर जो बादहू फॉरेन अंडर सेक्रेटरी का बयान आया कि हमारी पॉलिसी फलस्तीन के एक सॉवरेन स्टेट के कयाम के हिमायत में रही है, ये कुछ दिन बाद आया। और आज भारत का जो रवैया है वो मुस्बत रवैया है कि हमने कुछ रिलीफ का फंड रिलीज किया, भेजा, और हमने कहा कि भाई जंगबंदी होनी चाहिए, नो मोर वायलेंस, नो मोर किलिंग्स, ये हमने कहा। वो अलग बात है कि इसको हमने अपने नैरेटिव को सेट करने में ज्यादा देर कर दी। लेकिन देखिए, मैं जैसा शुरू में कह रहा था कि वर्ल्ड ओपिनियन, अवाम की राय अम्मा जो होती है, वो सेट करती है नैरेटिव्स को। मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके सामने, आपके इस चैनल के माध्यम से, जरिए से, कि इसराइल को जितना नुकसान इस 47-48 दिन की जंग में हुआ है, फलस्तीन का तो हो ही रहा था, उसके तो सारे हुकूक छिन रहे थे, मजरूह किए जा रहे थे। लेकिन इसराइल का 383 लोगों का मारा जाना और करोड़ों यानी 35 लाख करोड़ लोगों का क्या कहते हैं 35 लाख करोड़ का खर्चा होना और 35,000 से ज्यादा हजार टन बारूद का इस्तेमाल होना, बर्बाद होना, या लोगों को मारने में इस्तेमाल होना। और दुनिया में ये मिथ खत्म हो गया कि इसराइल एक ऐसा मुल्क है
आयरन डोम जिसे भेदा नहीं हराया नहीं जा सकता, क्योंकि समय की मजबूरी भी होती है। वो भी है। ठीक आप है सुनिए, अरबों के अंदर जो तब्दीली आई है जी, वो भी इसीलिए आई है कि ठीक जंग है, बंद करो। ठीक है। अमेरिका भी दोहरा इसीलिए कर रहा है कि जंग नहीं बढ़नी चाहिए। त्रिपाठी सर, चूंकि समय की बहुत मजबूरी है, बहुत कम शब्दों में आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जिस रास्ते पे भारत सरकार चल रही है, जंगबंदी की बात हो रही है, मदद भी दी जा रही है, हालांकि ये देर से उठाया गया कदम है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए कि जो ये टेम्परेरी तौर पे एक राहत मिली है, ये जंग पूरी तरह से रुक जाए और जो है लोग, दोनों देशों के लोग जो है अमन और शांति के साथ रहे, फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीनियों का हक मिल सके? मेरा कहना तो ये है, हम इजराइल से हथियार खरीदते हैं। 15,000 लोगों का इतनी दर्दनाक तरीके से कत्ल, 47 दिन तक उनका पानी, अन्न पानी बंद, 20 लाख लोगों का, ये हमारे लिए इसका पश्चाताप बहुत हल्का पड़ जाएगा। और इसका जिम्मेवारी हर भारतीय नागरिक पर है कि हम अपनी सरकार की आंखें नहीं खोल सके कि इंसानी पीड़ा को देखो। ये सीज फायर के आड़ में कि हमने उनके लिए कुछ मदद पहुंचा दी, टुकड़े फेंक दिए, कि कोई मतलब नहीं रखता। हमें हथियार कहना है उस हुकूमत से, हम आपसे हथियार का डील नहीं करेंगे जब तक के इस मुल्क के लोगों को वही हिफाजत नहीं आप मुहैया कराते, वही हुकूक उनके बहाल नहीं करते जो आपके नागरिकों को मिले हुए हैं। ये जरूरत है। हिंदुस्तान आबादी के एतबार से इसराइल से बड़ा है, मिलिट्री के एतबार से तो कमजोर है क्योंकि हम उनसे हथियार ही खरीदते हैं। लेकिन ये वो मुल्क है जिसने 190 बरस अंग्रेजों की गुलामी झेली है, और ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने उनका मुल्क फिलिस्तीन उसे छिनवाया। तो हमारा फर्ज यह बनता है कि जितने मुल्कों को गुलामी का दौर देखना पड़ा, उनके ऊपर जब मुसीबत आती है तो कम से कम हम उनके दर्द में शरीक तो हो जाए। बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने, जैसे अभी आपने सलमान साहब ने कहा कि हमास को आपने कसूरवार ठहराया, अरे भाई, हमास पूरे एपिसोड का या इजराइल की मिलिट्री पूरे एपिसोड का छोटा हिस्सा है। असली हिस्सा है अवाम। अवाम के साथ क्या सलूक किया इजराइल की हुकूमत ने और हमास ने क्या सलूक किया इजराइल के अवाम के साथ, वो देखने की चीज है। हम अवाम पर फोकस करें, उनके ऊपर जो जुल्म गुजरा उसको देखें, और एक का बदला 100, ये कोई बात नहीं बनती। हर इंसान ये नहीं होना चाहिए कि एक का बदला 100। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की मजबूरी है। त्रिपाठी साहब, आपने हमसे बातचीत की, इस डिबेट में शामिल हुए। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम भी यही कहेंगे कि लोगों का दर्द समझना चाहिए, और जहां पर इस तरह की चीजें हो, भारत को अहम रोल प्ले करना चाहिए, आगे आकर के इन तमाम चीजों को डील करना चाहिए। तो आज की इस बहस पे फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।